श्रुत परंपरा के अंतर्गत जब स्मरण करने की क्षमता घटती गई, तब आचार्य धरसेन को चिंता हुई कि आखिर जैन श्रुत पंचम काल के अंत तक सुरक्षित कैसे रहेगा। अतः इस चिंता के निवारण हेतु उन्होंने प्राप्त जैन आगम को लिपिबद्ध करने का निर्णय किया। चूंकि वे वृद्ध थे, अतः स्वयं ही प्राप्त ज्ञान को लिपिबद्ध कर पाना संभव न था। आचार्य धरसेन ने ऐसे 2 मुनि शिष्यों की आवश्यकता के संबंध में आचार्य अरहतबली को बताया, जो उनके इस कार्य को करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो। आचार्य अरहतबली ने अपने शिष्य आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली को आचार्य धरसेन के पास जाने का आदेश दिया। आचार्य धरसेन के पास पहुंचकर दोनों ही आचार्य अपनी परीक्षा में सफल हुए एवं जिनागम को सुरक्षित रखने का आश्वासन आचार्य धरसेन को दिया। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने आचार्य धरसेन से प्राप्त ज्ञान कर षटखंडागम नामक ग्रंथ की रचना की। आचार्य गुणधर कृत कसाय पाहोड एवं आचार्य पुष्पदंत एवं भूतबली कृत षटखंडागम, ये 2 जैन धर्म के ऐसे विशाल एवं अमूल्य सिद्धांत ग्रंथ हैं जिनका सीधा संबंध तीर्थंकर महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से माना जाता है। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार शेष श्रुत ज्ञान इससे पूर्व ही क्रमशः लुप्त व छिन्न भिन्न हो गया था। द्वादशांग के अंतिम अंग दृष्टिवाद के अंतर्गत परिकर्म सूत्र प्रथमान्योग पूर्वगत और चूली का ये 5 भेद हैं। इनमें पूर्वगत नामक चतुर्थ प्रभेद के पुनः 14 भेद हैं। उनमें से द्वितीय भेद अग्रायणी पूर्व से षटखंडागम का उद्भव हुआ है। इस शौरशैनी प्राकृत भाषाबद्ध कर्म ग्रंथ की टीका का नाम धवला है। धवला आदि सिद्धांतों को प्रकाश में लाने का सर्वप्रथम प्रयास जयपुर निवासी पंडित टोडरमल जी के चित्त में आया था। जैन सिद्धांतों के ज्ञाता होने के साथ साथ उनके चित्त में यह बात आई कि वर्तमान में धवला आदि सिद्धांत प्राप्त नहीं है, किंतु सुना है कि वह मूड बद्री के अंदर सुरक्षित हैं। अतः उन्होंने मूड बद्री से धवल आदि सिद्धांतों को मंगवाने का प्रयास किया, किंतु वे उसमें असफल रहे। तो फिर आखिर धवला आदि सिद्धांत प्रकाश में कैसे आए? उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। मुंबई में दानवीर परम उपकारी स्वर्गीय सेठ श्री माणिक चंद जी जेपी रहते थे। आज से लगभग 135 वर्ष पूर्व सन 1883 ईस्वी में सेठ जी संघ को लेकर मूड बद्री की यात्रा को गए। वहां उन्होंने रत्नमय प्रतिमाओं और धवला आदि सिद्धांत ग्रंथों के प्रतियों के दर्शन किए। सेठ जी का ध्यान जितना उन बहुमूल्य प्रतिमाओं की ओर गया, उससे कहीं अधिक उन प्रतियों की ओर आकर्षित हुआ। उनकी सूक्ष्म धर्म रक्षक दृष्टि से यह बात छुपी नहीं रही कि उन प्रतियों के ताड़पत्र जीर्ण हो रहे हैं। उन्होंने उस समय के भट्टारक जी तथा वहां के पंचों का ध्यान भी उस ओर दिलाया और इस बात की पूछताछ की कि क्या कोई उन ग्रंथों को पढ़ भी सकता है अथवा नहीं। पंचों ने उत्तर दिया, हम लोग तो इसका दर्शन पूजन करके ही अपने जन्म को सफल मानते हैं। हाँ, जैन बद्री में ब्रह्मसूरी शास्त्री हैं, वे इनको पढ़ना जानते हैं। यात्रा से लौटकर सेठ जी ने अपने परम सहयोगी मित्र सोलापुर निवासी सेठ श्री हीराचंद नेमचंद जी को यह पत्र लिखा और उसमें श्री धवल आदि ग्रंथों के उद्धार की चिंता को प्रकट किया तथा स्वयं भी वहां जाकर उन ग्रंथों के दर्शन करने और फिर उद्धार के उपाय सोचने की प्रेरणा दी। सेठ माणिकचंद जी की शिक्षा को मान सम्मान देकर सेठ हीराचंद जी ने दूसरे ही वर्ष अर्थात सन 1884 में स्वयं भी मूड बद्री की यात्रा की। वह अपने साथ श्रवण बेलगोला के पंडित ब्रह्मसूरी शास्त्री को भी ले गए। ब्रह्मसूरी जी ने उन्हें तथा उपस्थित सज्जनों को श्री धवल सिद्धांत का मंगलाचरण पढ़कर सुनाया, जिसे सुनकर वह सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ हीराचंद जी के मन में सिद्धांत ग्रंथों की प्रतिलिपि कराने की भावना और अधिक दृढ़ हो गई और उन्होंने ब्रह्मसूरी शास्त्री से प्रतिलिपि का कार्य अपने हाथ में लेने का आग्रह किया। वहां से लौटकर सेठ हीराचंद जी मुंबई आए और सेठ माणिकचंद जी से मिलकर उन्होंने ग्रंथों की प्रतिलिपि कराने का विचार पक्का किया। किंतु उनके वहां से लौटने पर वे तथा सेठ माणिकचंद जी अपने अपने व्यवसाय कार्यों में गुथ गए और लगभग 10 वर्ष तक प्रतिलिपि कराने की बात उनके मन में ही रह गई।
उसे क्रियात्मक रूप प्राप्त न हो सका। तभी पुनः आशा की एक लहर जागी। इसी बीच अजमेर निवासी सेठ श्री मूलचंद जी सोनी पंडित श्री गोपाल दास जी बरैया के साथ मूड़बद्री की यात्रा के लिए गए। उस समय उन्होंने सिद्धांत ग्रंथों के दर्शन वहां के पंचों और ब्रह्मसूरी शास्त्री के साथ किए और यह बात निश्चित की कि उन ग्रंथों की प्रतिलिपियां की जाएं। तदनुसार लेखन कार्य प्रारंभ भी हो गया। यात्रा से लौटते समय सेठ मूलचंद जी सोनी सोलापुर और मुंबई भी गए और उन्होंने सेठ हीराचंद जी और माणिक चंद्र जी को भी अपने उक्त कार्य की सूचना दी, जिसका उन्होंने अनुमोदन किया। कार्य शुरू तो हुआ किंतु पूर्ण नहीं। श्रीमान श्री पन्नालाल जी अमरावती वालों से ज्ञात होता है कि जब उनके पिता स्वर्गीय श्री वंशीलाल जी सन 1890 के लगभग मूड़बद्री यात्रा गए थे, तब ब्रह्मसूरी शास्त्री द्वारा लेखन कार्य प्रारंभ हो गया था। किंतु लगभग 300 श्लोक प्रमाण प्रतिलिपि होने के पश्चात ही वह कार्य बंद पड़ गया, क्योंकि सेठ जी वह प्रतिलिपि अजमेर के लिए चाहते थे, पर यह बात मूड़बद्री के भट्टारकों को इष्ट नहीं थी। इसी विषय को लेकर सन 1894 में सेठ माणिकचंद और सेठ हीराचंद के बीच पुनः पत्र व्यवहार हुआ, जिसके फलस्वरूप सेठ हीराचंद जी ने प्रतिलिपि कराने के खर्चे के लिए चंदा एकत्र करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने पत्र जैन बोध में से 200 रुपए के सहायक बनने के लिए अपील निकलवाना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1 वर्ष के भीतर 14,000 से ऊपर चंदे की स्वीकारता आ गई। तब सेठ हीराचंद जी ने सेठ माणिकचंद जी को सोलापुर बुलाया और उनके समक्ष ब्रह्मसूरी शास्त्री को 125 रुपए मासिक वृत्ति पर प्रतिलिपि कराने की बात को पक्का किया। उनकी सहायता के लिए मिरज निवासी गजपति शास्त्री भी नियुक्त कर दिए गए। ये दोनों शास्त्री मूड़बद्री पहुंचे और उसी वर्ष की फाल्गुन शुक्ला सप्तमी बुधवार को ग्रंथ की प्रतिलिपि कराने का कार्य प्रारंभ हो गया। उसके 1 माह और 3 दिन पश्चात चैत्र शुक्ला दशमी को ब्रह्मसूरी शास्त्री ने सेठ हीराचंद जी को पत्र द्वारा सूचित किया कि जय धवल के 15 पत्र अर्थात लगभग 1500 श्लोक की कॉपी हो चुकी है। इसके कुछ ही समय पश्चात ब्रह्मसूरी शास्त्री अस्वस्थ हो गए और अंततः स्वर्गवासी हुए। ब्रह्मसूरी शास्त्री के पश्चात गजपति शास्त्री ने प्रतियों के लेखन का कार्य चालू रखा और लगभग 16 वर्ष में धवल और जय धवल की प्रतिलिपि नागरी लिपि में पूरी की। इसी अवसर में मूड़बद्री के पंडित देवराज सेठी, शांतप्पा उपाध्याय और ब्रह्मय्य इंद्र द्वारा उक्त ग्रंथों की कन्नड़ लिपि भी प्रतिलिपि कर ली गई। उस समय सेठ हीराचंद पुनः मूड़बद्री पहुंचे और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि तीसरे ग्रंथराज महाधवल की भी प्रतिलिपि हो जाए और अन्य ग्रंथों की सुरक्षा तथा पठन पाठन रूप सदुपयोग के लिए अनेक प्रतियां कराकर भिन्न भिन्न स्थानों में रख दी जावे। किंतु इस बात पर भट्टारक जी व पंच लोग राजी नहीं हुए। तथापि महाधवल की कन्नड़ लिपि पंडित नेमिराज जी द्वारा किए जाने की व्यवस्था करा दी गई। यह कार्य सन 1918 से पूर्व ही पूर्ण हो गया था। इसके पश्चात सेठ हीराचंद जी के प्रयत्न से महाधवल की नागरी प्रतिलिपि पंडित लोकनाथ जी शास्त्री द्वारा लगभग 4 वर्ष में पूर्ण हुई। इस प्रकार इन ग्रंथों की प्रतिलिपि का कार्य सन 1896 से सन 1992 तक अर्थात 26 वर्ष तक चला और इतने समय में इनकी कनाड़ी लिपि पंडित देवराज सेठी, पंडित शांतप्पा इंद्र, पंडित ब्रह्मय्य इंद्र तथा पंडित नेमिराज सेठी जी द्वारा तथा नागरी लिपि पंडित ब्रह्मसूरी शास्त्री, पंडित गजपति उपाध्याय और पंडित लोकनाथ शास्त्री द्वारा की गई। इस कार्य में लगभग 20,000 रुपए उस समय खर्च हुए। धवल और जय धवल की नागरी प्रतिलिपि करते समय श्री गजपति उपाध्याय ने गुप्त रीति से एक कनाड़ी प्रतिलिपि भी कर ली और उसे अपने पास ही रख लिया। गजपति उपाध्याय उन प्रतिलिपियों को लेकर सेठ हीराचंद जी के पास सोलापुर पहुंचे और न्योछावर देकर उन्हें अपने पास रखने के लिए कहा, किंतु सेठ जी ने उन्हें अपने पास रखना स्वीकार नहीं किया तथा अपने घनिष्ठ मित्र सेठ माणिक चंद्र जी को भी यह लिख दिया कि वह भी उन प्रतियों को अपने पास ना रखें।
उनके ऐसा करने का कारण यही जाना जाता है कि मूड़बद्री से बाहर प्रतियों को ना ले जाने के लिए मूड़बद्री के पंचों और भट्टारक जी से वे वचनबद्ध हो चुके थे। प्रतियों के प्रचार की भावना रखते हुए भी उन्होंने प्रतियों को अपने पास रखना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं समझा। तब गजपति उपाध्याय उन प्रतियों को लेकर सहारनपुर पहुंचे और वहां श्री लाला जम्मू प्रसाद जी रईस ने उन्हें यथोचित पुरस्कार देकर उन प्रतियों को अपने मंदिर जी में विराजमान कर दिया। गजपति उपाध्याय ने लाला जी को यह आश्वासन दिया कि वह स्वयं कनाड़ी प्रतिलिपियों की नागरी लिपि कर देंगे, किंतु पुत्र की बीमारी के कारण उन्हें शीघ्र घर लौटना पड़ा। पश्चात उनकी पत्नी भी बीमार हुई और उनका देहांत हो गया। इन संकटों के कारण उपाध्याय जी फिर सहारनपुर ना जा सके और सन 1923 में उनका भी देहावसान हुआ। लाला जी ने उन ग्रंथों की नागरी प्रतिलिपि पंडित विजय चंद्रा और पंडित सीताराम शास्त्री के द्वारा कराई। यह कार्य 1916 से 1923 तक संपन्न हुआ। सन 1924 में सहारनपुर वालों ने मूड़बद्री के पंडित लोकनाथ शास्त्री को बुलाकर उनसे कनाड़ी और नागरी लिपियों का मिलान करा लिया। सहारनपुर की कनाड़ी प्रति की नागरी लिपि करते समय पंडित सीताराम शास्त्री ने एक और कॉपी कर ली और उसे अपने पास रख ली। यह लाला प्रद्युम्न कुमार जी रईस सहारनपुर वालों की सूचना से ज्ञात होता है, पर यह भी समझ आता है कि जिस समय पंडित विजय चंद्रा और पंडित सीताराम शास्त्री कनाड़ी की नागरी प्रतिलिपि करने बैठे, उस समय पंडित विजय चंद्रा पढ़ते जाते थे और सीताराम शास्त्री सुविधा और जल्दी के लिए कागज के खर्रों पर नागरी में लिखते जाते थे। उन्होंने पीछे शास्त्र की प्रति सावधानी से लिखकर लाला जी को दे दी, किंतु उन खर्रों को अपने पास ही रख लिया और उन्हीं खर्रों के आधार से पीछे सीताराम शास्त्री ने अनेक स्थानों पर धवल, जय धवल की प्रतिलिपि करके दी। उन पर की गई प्रतियां अमरावती, आरा, कारंजा, दिल्ली, मुंबई, सोलापुर, सागर, झालरापाटन, इंदौर, सिवनी, ब्यावर और अजमेर में विराजमान है। पंडित गजपति उपाध्याय तथा पंडित सीताराम शास्त्री ने चाहे जिस किसी भावना से उक्त कार्य को किया हो और भले ही नीति की कसौटी पर वह कार्य ठीक नहीं उतरता हो, किंतु इस महान सिद्धांत ग्रंथों को सैकड़ों वर्षों से कैद मुक्त करके विद्वत और जिज्ञासु संसार का महान उपकार करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इस प्रकार धवल, जय धवल, महाधवल आदि सिद्धांत ग्रंथ हम सभी जनसामान्य के पास अत्यंत दुर्लभता के माध्यम से प्राप्त हुए। धन्यवाद।